जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल लेकर आया हूं। विश्व का भूगोल आज से स्टार्ट करूंगा। कोरोना के पहले मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कुछ दिन क्लासें नहीं ले सका। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आज से मैं रेगुलर आप लोगों के सामने क्लास लेकर आऊँगा। अब कुछ लोग तो भूगोल का क्लास सुनते ही कटअप कर लेंगे, चाहे उन्हें आंतरिक संरचना के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, लेकिन कुछ बाहुबल होते हैं जो नाम सुनते ही क्लिक कर देते हैं कट कर। तो उन बाहुबली लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि पृथ्वी के भूसतह पर सर्वाधिक मात्रा किसकी है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है खनिज का, दूसरा प्रश्न बनता है तत्व का। यानी प्रश्न यह है हमारा कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज कौन सा है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है। और दोनों प्रश्नों का ऑप्शन मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है सिलिका, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। क्या है फ्रेंड्स? चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो ओ बाहुबली इन ऑप्शन से दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो को क्लिक कट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मेरे मित्र जो एग्जाम देने के दृष्टि से पढ़ रहे हैं, कहते नहीं हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जीरो से हीरो बनना है भूगोल में, हीरो का आशय है फ्रेंड्स आपको एग्जाम क्रैक करना है। वो चाहे पीसीएस का हो या समीक्षा अधिकारी का हो या टीजीटी का हो या अन्य जो पेट है, यूपीएसआई है या अदर एग्जाम्स हैं, सभी एग्जामों में भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर पीसीएस में आप देखेंगे 24-25 प्रश्न पूछता है, वहीं आरओ में देखेंगे 12-15 कुछ प्रश्न पूछता है। वहीं अगर टीजीटी में आप देखेंगे तो प्रश्नों का भंडार है। और सुपर टेट वगैरह में तो पहला टॉपिक ही दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि सभी एग्जाम अब नजदीक आ चुके हैं। अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए क्लास स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, आप जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है। अगर आप ये इन बातों को नहीं जानते हैं तो एस्ट्रोनॉमी नामक टॉपिक में पिछले क्लास ले चुका हूं पिछले दिनों, और प्ले लिस्ट में क्रम वाइज से दिया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी महासागर और महाद्वीप को पढ़ाने से पहले मैं पृथ्वी के अंदर की बात करूंगा। जिस तरह से एक तरबूज होता है, मेरे किसान भाई उस तरबूज को देखकर ऐसे ठोंक बजा कर बता देते हैं या पकी हुई है या नहीं पकी हुई है। ठीक इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी ग्रह को वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग करके, कुछ यंत्रों का प्रयोग करके पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रकार की चट्टानें हैं, किन किन चीजों की मात्रा है किस परत में, इन सभी बातों का पता लगा चुके हैं। पहले वैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन घनत्व से, दबाव से किया जाता था। किससे? दबाव से किया जाता था, घनत्व से किया जाता था। दबाव घनत्व और तापमान से किया जाता था। पहले शुरुआती दौर में जीरो से एकदम पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि प्रश्न समझने में कोई भी आपको दिक्कतें न पहुंचे। मैं जीरो से आपको पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम सुपर पीसीएस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, यानी वनडे एग्जाम से पीसीएस लेवल तक। तो सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन दबाव से करते थे, घनत्व से करते थे, तापमान से करते थे। लेकिन दबाव
कि एक सीमा यानी दबाव, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, चट्टाने हैं, तो एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर जब दबाव डालेगी तो क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व तो जाहिर सी बात है अगर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इस आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन पहले किया जाता था, लेकिन ये फार्मूला ज्यादा दिन तक नहीं टिका। इसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि ज्वालामुखी क्रिया, किसके, ज्वालामुखी सॉरी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, मतलब ज्वालामुखी का उद्भव हुआ, तो उसमें देखा गया कि जब ज्वालामुखी का उद्भव होता है ना, तो वहां पर क्या मैग्मा निकलता है लावा के रूप में, जिसे आप लावा कहते हैं। उसके साथ साथ जलवाष्प निकलते हैं, गैसें तमाम प्रकार की निकलती हैं, कुछ टुकड़े निकलते हैं चट्टानों के। तो इससे स्पष्ट किया गया कि अंदर कुछ न कुछ गैस अवस्था में है या सांद्र अवस्था में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इस ये फार्मूला भी फ्लॉप हो गया था, क्योंकि भूकंप ज्वालामुखी कैसे आता है, जब दो प्लेटें रहती हुई हैं, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे की ओर मुड़ जाती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। तो नीचे वाली प्लेट क्या दबाव के कारण, घनत्व के कारण, तापमान के कारण वो प्लेटें क्या होती है, घुल जाती है, फूट जाती है, मैग्मा का रूप ले लेती है। उसी से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दो पहलवान आपस में जब टकराते हैं तो जो मतलब मजबूत फाइटर होता है वो कमजोर फाइटर को दबा देता है, ठीक उसी प्रकार से प्लेटों का फार्मूला है। जब मैं ज्वालामुखी बताऊंगा तो वहां पर डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन की बात की जाए तो सबसे वैज्ञानिक तरंग है भूकंपी तरंगों से। किससे मापा गया, अध्ययन किया गया, तो भूकंपी तरंगों से जो अध्ययन किया गया पृथ्वी के आंतरिक भागों का, यही सबसे वैज्ञानिक तरीका माना गया। और इस अध्ययन के अनुसार यह पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार की, 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। अगर भूकंपी तरंगों की बात करें तो भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी वेव होती है जिसे पी से डिनोट किया जाता है, दूसरा सेकेंडरी वेव होता है जिसे यस से डिनोट किया जाता है, और तीसरा क्या होता है, यल तरंगे जिसे धारातली तरंगे कहा जाता है। इसे पी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे, यस को कहा जाता है सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे, और यल को क्या कहा जाता है, धरातली तरंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में यल तरंगे के कोई काम नहीं, केवल पी और यस का है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो तरंग एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, क्या फ्रेंड्स, एक सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है। तो पृथ्वी के अंदर जब यस तरंग को भेजा गया, किसको, पृथ्वी के अंदर जब यस तरंग को भेजा गया तो यह पहले 30 किलोमीटर तक सीधी गई, लेकिन फिर वहां से मुड़ गई। क्या, वहां से मुड़ जाती है कौन सी तरंग, यस तरंग। ये कौन सी तरंग है, यस तरंग है। लेकिन जब पी तरंग को भेजा गया तो पृथ्वी के अंदर जब वो प्रवेश करे, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से ये तरंगे पृथ्वी के अंदर भेजी जाती है। तो जब पी तरंग को भेजा गया तो यह पी तरंग कुछ दूर जाकर थोड़ा बहुत तो मुड़ गई, थोड़ी तरंगे मुड़ गई, लेकिन फिर भी कुछ तरंगे ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रवेश करते हुए मतलब कि विचलन के फलस्वरूप यह पृथ्वी के उद्भेदन को, पृथ्वी की सतह को पार कर गई। तो इसी से पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं या 3 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। ये मुड़ने का कारण यह है फ्रेंड्स कि अगर पृथ्वी के अंदर समान घनत्व तो अगर होता तो ये तरंगे बिल्कुल सीधा जाती। जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ से अगर पी तरंग भेजी गई तो यहाँ से यहाँ सीधा जाती या पी तरंग सीधा जाती। लेकिन अगर इसके
पृथ्वी में अगर घनत्व तो अलग अलग है तो यह तरंगे मुड़ती हुई जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने देखा यह तरंग 3 जगह मुड़ी हुई थी, इससे पता लगाया कि 3 तरह की परतें पाई जाती हैं। और इसका एक कारण और भी है, जैसे यश का मुड़ने का कारण और भी है। यश केवल और केवल ठोस अवस्था में चलती है, यश केवल और केवल ठोस अवस्था में चलती है, जबकि पी ठोस, द्रव और गैस अवस्था, ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों अवस्था में पी चलती है। तो इससे यह भी पता लगाया गया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कुछ दूर तो एकदम बिल्कुल ठोस है, लेकिन बीच में यानी आंतरिक भाग में कहीं न कहीं द्रव या गैस अवस्था है, क्योंकि द्रव या गैस अवस्था में यश तरंगे नहीं चलती, इसीलिए यहाँ पर यश तरंगे नहीं दिखाई गई यानी नहीं चले। तो इस तरह से भूकंप के आधार पर, भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगाया गया, अध्ययन किया गया कि कैसे इसकी कितने प्रकार की परतें हैं। तो 3 प्रकार की परतें पाई गई। इसे मैं अभी परतें जब बता दूंगा तो वहां से फिर से बता दूंगा डिटेल से। तो आप देखिए पृथ्वी की परतें, पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 मंडल में विभाजित किया गया है। कितने मंडल में? 3 मंडल में विभाजित किया गया। ये कहाँ से आया? तो जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। तो मैंने एक चौक लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया और इसे ऐसे काट दिया। इस हिस्से को काट कर निकाल कर मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया थोड़ा से बड़े हो। जैसे आप तरबूज लेते हैं, मान लीजिए तरबूज है, तरबूज को आप चेक करने के लिए आप चाकू से ऐसे ऐसे काटते हैं ना, त्रिभुजाकार, तो ऐसे काट के निकालते हैं तो पता चलता है कि तरबूज पका हुआ है या कच्चा है, मतलब इससे स्पष्ट करते हैं। ठीक, मतलब पृथ्वी को तो नहीं काटा जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों के आधार पर इसे आप 3D मैप में देख सकते हैं। इस तरह से निकाल कर आपको समझाने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये पृथ्वी का केंद्र है ना, यहाँ से स्पष्ट हो गया ये क्या है? केंद्र है। ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। तो पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई गई। कितने प्रकार की? पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की परतें हैं। ये 3 प्रकार की परतें हैं। कौन कौन सी है? जो ऊपरी परत है, जो ये ऊपरी परत है, इसे कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रस्ट, या हिंदी में इसी को कहा जाता है भूपर्टी। भूपर्टी ना, क्रस्ट कहा जाता है ऊपरी को। और जो ये बीच वाला, मध्य वाला भाग है पृथ्वी का, इसे कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे कहा जाता है मेंटल, या इसी को हिंदी में कहा जाता है पावर। क्या कहा जाता है? पावर। और जो ये आंतरिक वाला भाग है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कोर, और हिंदी में इसे केंद्र भी कह सकते हैं, या इसी को आंतरिक कह सकते हैं, या अंतरतम कह सकते हैं। आपको जो इच्छा है वही लिख लीजिएगा, चाहे केंद्र लिख लीजिएगा, या अंतरतम लिख लीजिएगा, या आंतरिक लिख लीजिएगा। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से 2 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। एक ये जोड़, मतलब जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है, इसी को जोड़ भी कहते हैं। और ये जोड़, इस जोड़ को एक विशेष नाम दिया गया है, जिसे कहा जाता है मोहो असंबद्धता। क्या कहा जाता है? मोहो असंबद्धता। और जो मेंटल और कोर को अलग करता है जो जोड़, इस जोड़ को कहा जाता है गुटनबर्ग असंबद्धता। क्या कहा जाता है? गुटनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता क्या होता है? असंबद्धता क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए, कहाँ, यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक गंगा नदी आई हुई। क्या है फ्रेंड्स? एक गंगा नदी आई हुई है। कौन सी नदी? गंगा नदी है। और इधर से यमुना नदी आई हुई है। कौन सी? इधर से यमुना नदी आई हुई है। तो ये गंगा नदी, यमुना नदी जहाँ पर प्रयागराज में मिल रही है, और प्रयागराज जहाँ पर मिल रही है, इसी को संगम नाम से जाना जाता है। प्रयागराज संगम नाम से जाना जाता है। और यहीं से क्या, गंगा नदी आगे की ओर, समुद्र की ओर बढ़ गई है। तो जो ये संगम वाला क्षेत्र है, इसमें कुछ विशेषताएं गंगा नदी की दिखाई देंगी, कुछ विशेषताएं यमुना नदी की दिखाई देंगे, इसीलिए इसे संगम कहा जाता है। ठीक
इसी प्रकार से फ्रेंड्स कि जो ये जोड़ वाला भाग पोर्शन है, यहाँ पर कुछ विशेषताएं क्रस्ट या पपड़ी की या भूपटटी की दिखाई देंगी और कुछ विशेषताएं इसी स्थान पर मेंटल या पवार की दिखाई देती हैं। इसी को एक विशेष नाम से अभिव्यक्त किया गया जिसे असंबद्धता कहा गया और अलग अलग नामों से इसे जो अलग अलग जोड़ के नामों से बताया गया कि ये मोहो असंबद्धता है इस जोड़ को, क्रस्ट और पपड़ी मेंटल के जोड़ को, और मेंटल और कोर के जोड़ को गुटनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है, असंबद्धता कहा जाता है। अब इसके अंदर अगर पीसीएस लेवल पर आप जाएंगे या टीजीटी पीजीटी लेवल पर आप जाएंगे तो जो एक क्रस्ट वाला पोर्शन है, जो ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी वाले को कहा जाता है अपर क्रस्ट, क्या? अपर क्रस्ट या ऊपरी भूपटटी, और नीचे वाले को कहा जाता है लोअर क्रस्ट। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लोअर क्रस्ट। और ठीक इसी प्रकार से इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया। ये कौन सा? मेंटल वाला भाग है ना, कौन सा है? ये मेंटल वाला भाग है ना। तो इसे कहा गया अपर मेंटल। क्या कहा गया? इसे कहा गया अपर मेंटल और इसे कहा गया लोअर मेंटल। इसे क्या कहा गया? लोअर मेंटल। ठीक इसी प्रकार से कोर वाले भाग को भी दो भागों में विभाजित किया गया। ऊपर वाले को एक विशेष नाम से आउटर कोर कहा गया, आउटर कोर, और नीचे वाले को इनर कोर के नाम से जाना जाता है, इनर कोर के नाम से। आप इसे अपर और लोअर कोर भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो ये जोड़ मुख्य रूप से दो जोड़ पाए जाते हैं, एक मोहो असंबद्धता, एक गुटनबर्ग असंबद्धता। लेकिन आप और लेवल में जाएंगे, अगर पीसीएस या टीजीटी लेवल में जाएंगे, वनडे एग्जाम से में केवल इतना ही आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा ये परत से। तो जब इस परत को आप देखें, जो ये वाला जोड़ है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट वाला जोड़ है, इस जोड़ को कहा जाता है कोनराड जोड़। कौन सा फ्रेंड्स? कोनराड जोड़। असंबद्धता, असंबद्धता। कौन सा? कोनराड असंबद्धता। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो ये जोड़ पाया जाता है, इस जोड़ को कहा जाता है रिपित्ति। कौन सा? रिपित्ति असंबद्धता। या इसी को कुछ लोग असतत्व क्षेत्र कहते हैं या असमतत्व कहते हैं, वो एक ही चीज है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। असंबद्धता, असंबद्धता। और जो ये आउटर कोर और इनर कोर है, इस जोड़ को कहा जाता है लेहमैन। कौन सा? लेहमैन असंबद्धता। कौन सा? लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या हो गए, मुख्य रूप से ये तीन मंडल है, लेकिन इसको एक एक और मंडल में, इन तीन मंडलों को दो दो भागों में विभाजित किया गया। इस तरह से टोटल मतलब 3 मंडल हो गए और 3 उप मंडल हो गए। अगर इसकी दूरी की बात की जाए फ्रेंड्स, अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 किलोमीटर से स्टार्ट, मतलब जहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं यहीं से ये स्टार्ट होता है और 30 किलोमीटर तक ये चलता है। कहां तक? 30 किलोमीटर क्रस्ट वाला भाग है और 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, कहां तक? 700 किलोमीटर तक ये अपर मेंटल है और 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, कहां तक? 2900 किलोमीटर तक ये लोअर मेंटल वाला पोर्शन है और 2900 से 5100 किलोमीटर तक ये आउटर कोर है और यहां से लेकर यहां तक 6371 किलोमीटर है। मतलब कि आप यहाँ से 0 से सतह से देखेंगे और पृथ्वी के केंद्र तक, मतलब ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र यहाँ है, सतह ये है, तो सतह से यहाँ केंद्र तक की अगर पूरी की पूरी लंबाई पूछे तो 6371 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये क्या हो गए? दूरी हो गई। दूरी आपको रटना नहीं है, केवल इतना याद करना है 0 से 30, 30 से 29, 29 से 6371 किलोमीटर है।
ये बीच वाला आपको याद नहीं करना है, ये बहुत ही रेयर केस में पूछ सकता है, और वैसे ये किलोमीटर वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हर किताब में अलग अलग दिया गया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं बात करूं क्रस्ट की, अगर घनत्व के आधार पर देखा जाए कि घनत्व किसका ज्यादा है, तो अगर घनत्व की बात करें तो जो ये अपर क्रस्ट है यहाँ पर 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्या है? 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि लोअर क्रस्ट वाले में 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, या आप कह सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, लेकिन अगर वहीं आप अपर मेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर है 3.5 है, और अगर यही लोअर की बात करेंगे तो 5.5 है, और यही अगर आउटर की आप बात करेंगे तो 11.0 है, और इनर की आप बात करेंगे तो कितना है ये 13.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये घनत्व है इसका। अगर पूछ ले कि संपूर्ण पृथ्वी का, क्या संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो संपूर्ण पृथ्वी का फ्रेंड्स घनत्व 5 है। कितना है? 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर पूछ ले कभी कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ना। तो इस तरह से एक घनत्व हो गया। अगर मैं क्रस्ट के बारे में और बात करें, और डिटेल से अगर आपको बताएं, तो क्रस्ट में जो ये आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर दो भाग आपको दिखाई देता है, एक जमीन यानी भूमि वाला भाग दिखाई देता है, एक महासागरी यानी जल वाला भाग दिखाई देता है। तो जो ये भूमि और महासागरी का जो कारण है, ये है फ्रेंड्स कि जो महासागर है बहुत नीचे तक पृथ्वी के नहीं है, पृथ्वी के बहुत नीचे तक नहीं है। जैसे ये क्या है? ये क्रस्ट वाला पोर्शन है। कौन सा है? मैं बता रहा हूँ, एक क्रस्ट वाला, यहाँ बता देता हूँ। ये कौन सा? एक मिनट, ये कौन सा है? क्रस्ट वाला भाग है। ये क्रस्ट वाला भाग है। इस क्रस्ट वाले भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट ना। तो जो ये ऊपरी क्रस्ट है, इसी के ऊपरी क्रस्ट के 29% भाग पर भूमि है, और 71% भाग पर क्या है? महासागर है, ना कि निचले वाले क्रस्ट में नहीं है। लोअर क्रस्ट में जल वाला भाग नहीं, या मेरियाना ट्रेंच है ना सबसे खाला, मतलब महासागरी का सबसे निचला स्थान प्रशांत महासागर में है, तो उसकी लंबाई देखा गया 11 किलोमीटर है लगभग। तो यहाँ से यहाँ तक ही है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक ही इसकी लंबाई है, यानी इसकी दूरी है। तो इस तरह से ये ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट में ही महासागर वाला भाग है। आप जो ये भ्रम होगा कि ये महासागर वाला पूरा आंतरिक भाग तक या इनर कोर तक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल ऊपरी हिस्से में फैला हुआ है। अब आते हैं एक सुएज महोदय। कौन आते हैं? अगर अब इसके जो खनिजों की अगर बात करें या तत्वों की बात करें, तो एक आते हैं सुएज महोदय। कौन महोदय? सुएज महोदय। सुएज महोदय एक वैज्ञानिक है। सुएज महोदय एक वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया, पदार्थ के आधार पर बताया कि जो ये क्रस्ट वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो एक क्रस्ट वाला भाग है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिका और एल्युमिनियम है। क्या है फ्रेंड्स? सिलिका और एल्युमिनियम है। इसी को सियाल कहते हैं। क्या? इसी को सियाल कहते हैं। अतः यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि क्रस्ट या भूपट्टी या पपड़ी या भूसतह को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक है। वहीं इन्होंने बताया कि जो मेंटल वाला भाग है, यहाँ 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर इन्होंने देखा सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक थी। इस सिलिका को SI से अभिव्यक्त किया जाता है, और
मैग्नीशियम को Mg से, लेकिन इन्होंने G को हटाकर इसे पढ़ने की आसानी के लिए Ma कर दिया और इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। यानी मेंटल को दूसरे नाम से अगर पूछे तो सीमा के नाम से जाना जाता है। मेंटल या पावर को सीमा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस वाले परत में, इस वाले मंडल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा सर्वाधिक है। वहीं अगर कोर की बात करें तो यहाँ पर निकिल और फेरस, क्या निकिल और फेरस यानी आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है निफे। यानी कोर या आंतरिक भाग को या आंतरिक कोर को निफे के नाम से भी जाना जाता है। ये संकल्पना ये किसने दिया? तो शेष महोदय जी ने दिया। इन्होंने बताया कि अब यहाँ से आपका ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। देखिए वैसे वास्तव में जो भूसतह वाला पोर्शन है, अगर इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है, उसके बाद है सिलिका, उसके बाद है क्या? एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन वगैरह है। क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है। तो सर्वाधिक मात्रा में देखिए दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा। अगर यह प्रश्न पूछे कि पृथ्वी के भूसतह यानी कि कहां पर? भूपट्टी पर यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में अगर खनिज पूछे, क्या फ्रेंड्स? अगर खनिज पूछे, यहां बता देता हूं, अगर खनिज पूछे कि सर्वाधिक खनिज कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिका। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक तत्व कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दो तरह का प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के भूसतह पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज कौन सा है, खनिज लिख दिए हैं, सॉरी, खनिज कौन सा है तो सिलिका है। अगर तत्व पूछे कि पृथ्वी के भूसतह पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपके वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस तक आपका कोई भी एग्जाम पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसे सियाल कहते हैं, सीमा कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं, इसे निफे कहते हैं। और जो वनडे एग्जाम वाले हैं ये सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप दो प्रत याद कर लीजिएगा, मोह असंबद्धता, गुटनबर्ग असंबद्धता, इतना याद कर लीजिएगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो पीसीएस या टीजीटी वाले या आरओ वाले हैं, समीक्षा अधिकारी वाले, तो उन्हें ये पूरा आपको याद करना ही पड़ेगा। इन्होंने करना ही पड़ेगा। अब अगर आगे मैं बात करूं तो इसका क्या हो गया? घनत्व भी हो गया, दूरी भी हो गया, ये परत भी हो गया, जोड़ भी हो गया और तत्व खनिज भी हो गया। अब बचा क्या कि थोड़ा से वो बता देते हैं भूकंपी तरंगे वाला पोर्शन। जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, ये कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी को तीन मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में? तीन मंडल में। एक क्रस्ट है, कौन सा है? ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो जब पी तरंग को भेजा जाता है, कौन सी तरंग? जब पी तरंग को भेजा जाता है तो यह पी तरंग किससे भेजा जाता है? तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। किससे? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से पी तरंग को जब भेजा जाता है तो जब यह मोह असंबद्धता वाली, ये क्या है? मोह असंबद्धता है ना, जोड़ है। मोह असंबद्धता को जब ये पार करता है तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। और जब ये गुटनबर्ग असंबद्धता को पार करता है तो इसकी रफ्तार और भी तेजी से हो जाती है। मतलब पी तरंग तीनों परतों में चलती है। और क्यों इसकी रफ्तार बढ़ जा रही है? क्योंकि इसका जो घनत्व है यहाँ पर 2.7 है, यहाँ पर 13 है, इसीलिए इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। क्योंकि ये जो तरंग है ना, ये जितना अधिक घनत्व रहेगा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। ये तो पी तरंग तीनों अवस्था में चलती है, द्रव अवस्था में भी चलती है, गैस अवस्था में भी चलती है और ठोस अवस्था में भी चलती है। लेकिन जब यस तरंग को भेजा गया, कौन सी? यस तरंग को भेजा गया जो कि केवल और केवल ठोस अवस्था में चलती है। यस तरंग को जब भेजा गया तो यह मोह असंबद्धता को पार की और इसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन यह गुटनबर्ग असंबद्धता को पार
नहीं कर पाई। घुटन वर्ग असंबद्धता को पार नहीं कर पाई। इससे यह स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि पित्त और द्रव गैस तीनों अवस्था में चलता है, लेकिन यश केवल और केवल ठोस में चलता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रस्ट वाले भाग और मेंटल वाले भाग में तो ठोस अवस्था है, लेकिन कोर वाले भाग में कहीं न कहीं द्रव या गैस अवस्था में है। क्यों? क्योंकि ये यश तरंगे वहां तक नहीं पहुंच सकी, पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकी, जबकि पी तरंगे पृथ्वी के केंद्र को पार करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी के दूसरे सतह पर पहुंच जाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है यहाँ पर या तो द्रव है या तो गैस है। क्या है? या तो द्रव है या तो गैस है। गैस तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गैस अगर होगा तो इसके लिए आयतन की आवश्यकता होती है। क्या? आयतन की आवश्यकता। जैसे आप बाटला यानी टंकी गैस भराते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक पाइप नुमा रहता है, तो उसमें पूरा आयतन खाली रहता है ना, खाली हुआ भाग, तो उसी को आयतन कहते हैं ना। तो खाली रहता है, उसी में गैस भर दिया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर तो तमाम प्रकार की परतें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहां कहाँ से घनत्व रहेगा, नहीं कहाँ से जगह रहेगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि गैस तो नहीं हो सकता, यानी द्रव होगा। तो यहाँ यह देखा गया कि अगर द्रव भी होगा, जैसे कीचड़ क्या है, कीचड़ एक द्रव है, लेकिन अगर उसमें आप ईंट का पत्थर अगर डालेंगे, तो जैसे ही ईंट का पत्थर कीचड़ में जाएगा, तो ईंट का पत्थर क्या कीचड़ में पूरा का पूरा समा जाएगा। तो अगर पृथ्वी के अंतरिम भाग में अगर द्रव अवस्था है भी, तो मान लीजिए पृथ्वी की जो परत है उसे दबा देगी, तो ये द्रव अवस्था भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो द्रव अवस्था है, यह द्रव अवस्था वास्तव में द्रव अवस्था नहीं है, यह ठोस अवस्था में बदल चुकी है। जो द्रव अवस्था है ये ठोस अवस्था में बदल चुकी है, इसीलिए ठोस अवस्था में बदल चुकी है। लेकिन जो यश तरंगे होती है वो द्रव अवस्था में नहीं जाती है, इसीलिए ये तरंग इस अंतरिम भाग में नहीं जाती है। लेकिन देखा गया कि इस जो इनर कोर है, ये वाला जो इनर कोर है, इसमें जो यश तरंगे हैं, यश तरंगे इसमें चली हुई थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो आउटर वाला कोर है इसमें ही द्रव अवस्था है, और वो भी कैसा द्रव, श्यान द्रव जैसा है। श्यान द्रव का आशय समझते हैं? श्यान द्रव का मतलब सरकने वाला द्रव। ऐसा द्रव चंद्रमा पर पाया जाता है, श्यान द्रव चंद्रमा पर पाया जाता है। तो इस तरह से ये हुआ फ्रेंड्स। मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, स्टार्ट करूंगा यहीं से, स्थल मंडल। तो आप देख लीजिए स्थल मंडल है कहां तक। स्थल मंडल कौन सा? स्थल मंडल, बस क्लास एंड करने वाले हैं। स्थल मंडल, स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर लिथोस्फीयर को दो भागों में विभाजित करेंगे, लिथो प्लस स्फीयर में, तो लिथो का आशय होता है चट्टान। क्या? लिथो का आशय होता है चट्टान, जबकि स्फीयर का आशय होता है मंडल। क्या? स्फीयर का आशय होता है मंडल, और चट्टान का आशय है ठोस से। क्या है? चट्टान का आशय है ठोस से, और ठोस क्या है? मंडल। मतलब कि लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल ठोस से, चट्टानों से निर्मित एक मंडल है, इसी को स्थल मंडल कहा जाता है। और यह स्थल मंडल अगर आप देखेंगे तो कहां तक है यह स्थल मंडल? जो ये अपर मेंटल है, जो ये अपर मेंटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा का पूरा भाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि लोअर मेंटल से लेकर कोर तक ये भाग नहीं आता है स्थल मंडल के अंतर्गत। तो आप स्थल मंडल पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, तो आप जान लीजिए कहाँ से कहाँ तक स्थल मंडल है। अपर, यहाँ से अपर मतलब क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक क्या है? स्थल मंडल है। एक प्रश्न पूछता है कि स्थेनोस्फीयर किस परत के अंतर्गत पाई जाती है? तो जो स्थेनोस्फीयर है फ्रेंड्स, जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल और क्रस्ट के इसी ऊपर, क्रस्ट के नीचे अपर मेंटल के इसी ऊपरी भाग में, अपर मेंटल के इसी ऊपरी भाग में ही क्या पाया जाता है? स्थेनोस्फीयर। क्या पाया जाता है? स्थेनोस्फीयर।
एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर का ये 75 से 150 किलोमीटर की मोटाई में पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। इससे क्या होता है, तो जो भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जो भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी घटनाएं घटित होती हैं इसी एस्थेनोस्फीयर से ही उत्पन्न होती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्लास इन होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।